crystal field splitting of d orbitals in square planar complexes. तो पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे. ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, 4 लिगेंड्स अटैच होते हैं स्क्वायर के कॉर्नर्स पर. ये आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 लिगेंड्स अटैच हैं कहाँ? स्क्वायर के कॉर्नर्स पर. यदि हम यहाँ पर 2 लिगेंड्स और लगा दें, ये कौन कौन सी एक्सेस है? ये एक्स है और ये वाई. यदि जेड एक्सेस पर 2 लिगेंड्स और लगा दें तो क्या फॉर्म हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल. यानी कि यदि जेड लिगेंड से जेड एक्सेस से 2 लिगेंड्स को रिमूव कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. तो हम यहाँ पर चूंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इसलिए जेड एक्सिस से लिगेंड नहीं शो करेंगे. चूंकि 4 लिगेंड किस एक्सिस पर लगे? एक्स और वाई एक्सिस पर. एक्स और वाई एक्सिस पर लगे हैं तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक्स और वाई एक्सिस पर होंगे उन्हीं की एनर्जी इंक्रीज होगी. तो एक्स और वाई एक्सिस पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी में इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से लिगेंड आ रहे हैं और मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं उनके और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, जिसके कारण जो एक्सिस है उस एक्सिस के डी ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा? एनर्जी में इंक्रीज. जेड एक्सिस से आपने कंप्लीटली रिमूव कर दिए हैं और लिगेंड्स को. तो जब लिगेंड रिमूव हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो आपके बचे हुए 4 लिगेंड्स हैं ये मेटल के और क्लोज आ जाते हैं. जब मेटल के और क्लोज आ जाएंगे तो स्प्लिटिंग और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर यदि आप ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग एक बार कंसीडर कर लें तो स्क्वायर प्लेनर को समझना आसान हो जाता है. तो इसको हम समझने के लिए एक यहाँ पर फिगर ड्रा करेंगे. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल जब आप फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले आप एक स्टेट लिखते हैं डी ऑर्बिटल डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स. वो आपकी पोजीशन होती है ए. स्टेट ए में डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. हम वहां पर एक ए स्टेट को छोड़कर सीधे बी स्टेट लेंगे. यहाँ पर एक्साइटेड कंडीशन होती है. जब एक्साइटेड डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, एक्साइटेड डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स आपकी बी स्टेट होती है, यानी कि अभी भी एनर्जी यहाँ पर सभी ऑर्बिटल्स की समान है. अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है तो डी ऑर्बिटल्स में जहां पर लिगेंड लगे होंगे जिस एक्सिस में उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी. आप ऑक्टाहेड्रल के लिए पहले ड्रॉ कर लीजिए. ऑक्टाहेड्रल में आपने यहाँ पर बनाया था इजी और जिनकी एनर्जी में डिक्रीज हुआ था वो थे T2Z. ये आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टोटल जो डिफरेंस एनर्जी का उससे निकालते हैं. तो इजी में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स आते थे. T2Z में डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल आते थे. ये कहाँ पर ज्योमेट्री है? जब ऑक्टाहेड्रल कंडीशन है. क्योंकि लिगेंड जेड एक्सिस पर नहीं है, हमने आपको बताया था कि जब लिगेंड जेड एक्सिस से हट जाते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस के लिगेंड और क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आने के कारण जिन ऑर्बिटल्स
की एक्सिस लिगेंड की एक्सिस से मैच करती है, यानी कि dx² माइनस वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी जो ऑक्टाहेड्रल कंडीशन थी उससे भी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ये dx² माइनस वाई स्क्वायर और दी जेड की एनर्जी, चूंकि जेड एक्सिस पर कोई भी लिगेंड नहीं लगा है, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, dz²। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि dxy ऑर्बिटल है, इसकी भी एनर्जी बढ़ती है क्योंकि ये x और y एक्सिस के बीच में होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे dxy, और अब आपके बचे dyz और dzx, इनकी एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की अपेक्षा और डिक्रीज हो जाती है, dyz और dzx। तो इस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में निकाल सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एसपी से। यहां पर आप लिख लीजिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपको इन और ये ऑर्बिटल्स के बीच के डिफरेंस से मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब जेड एक्सिस से लिगेंड को हटा दिया गया है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज हो गई, यानी कि स्प्लिटिंग पावर बढ़ गई। तो इससे आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके लिए? डेल्टा एस पी के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे डेल्टा एस पी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ। हमने आपको यहाँ पर जैसा बताया, फिगर में भी दिख रहा है आपको कि डेल्टा एस पी की वैल्यू डेल्टा ओ से ज्यादा होती है। इसकी वैल्यू होती है डेल्टा एस पी इक्वल टू 1.3 डेल्टा ओ। क्यों होती है? ये रीजन हम आपको बता चुके हैं। लिगेंड और क्लोज आ जाते हैं, रिपल्सन ज्यादा होने लगता है, और जब रिपल्सन इंक्रीज होता है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी डी ऑर्बिटल्स में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक ligands and spectrochemical series। जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अंदर पेयर अप कर देते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाते हैं उनको हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिसकी स्प्लिटिंग पावर ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, और जिसकी स्प्लिटिंग पावर कम होगी वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। तो इस तरह से हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्प्लिटिंग पावर का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं कुछ कॉमन लिगेंड्स को। वो जो लिगेंड्स अरेंज हो जाते हैं तो एक सीरीज फॉर्म होती है, उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पर हम उस सीरीज को नोट कर लेंगे जिससे हमें याद रहे कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। I minus is less than Br minus is less than SCN minus is less than Cl minus is less than NO3 minus is less than F minus is less than OH minus is equal to C2O4 2 minus, यानी कि OH माइनस और C2O4 लिगेंड 2 माइनस लिगेंड की एनर्जी बराबर है। इसके बाद H2O, Py, NH3, En, NO2 माइनस, Cn माइनस, CO। ये जो आपके लिगेंड्स हैं ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं,
और ये जो लिगेंड्स हैं आपके, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है लिगेंड्स का। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप लिगेंड के नेचर को पता कर सकते हैं, और लिगेंड का नेचर यदि आपको पता है तो आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। dq में निकालेंगे। लेट अस कंसीडर dp प्लस q। ये dp प्लस q में d तो आपको पता है, d ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो p इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2z ऑर्बिटल्स। q है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EZ ऑर्बिटल्स। तो T2z ऑर्बिटल और EZ ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो आप यहाँ पर एक एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन से p में, उसकी आप एनर्जी निकाल लीजिए, और कितने इलेक्ट्रॉन से e में। e में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके कहाँ एनर्जी में इंक्रीज होगा, और जो p में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके कहाँ एनर्जी में लॉस होगा। तो एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन T2z ऑर्बिटल्स, इसको हम निकाल लेंगे। आपको पता है -4 dq। T2z ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए -4 dq एनर्जी यूज करते हैं, और इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं p। तो ये आपका लॉस इन एनर्जी हो गया। हमने बताया था कि आपके जो भी T2z ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी में लॉस होगा। इसी तरह से इंक्रीज इन एनर्जी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन EZ ऑर्बिटल्स इक्वल टू, पता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए 6 dq होती है एनर्जी, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है q। अब आप क्या निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, -4 dq इंटू p प्लस 6 dq इंटू q। टोटल जोड़ देंगे एनर्जी को, चेंज इन एनर्जी, और यहाँ पर आप -4 इंटू p प्लस 6 इंटू q ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे dq। तो इस तरह से आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ पर यदि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, तब जब नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा -4 इंटू p प्लस 6 इंटू q dq प्लस mp। m क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पेयर्ड कंडीशन, और p क्या है, p है आपका पेयरिंग एनर्जी।